मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। हम अपने पहले के 5 जो वीडियो आए हैं उनमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे। पहले जो 5 पार्ट आए हैं उन 5 पार्टों में हम सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोतों और मुगलकालीन इतिहास के स्रोतों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। मुगलकालीन इतिहास के स्रोतों को हमने 2 भागों में बांटा था, समकालीन फारसी ग्रंथ और दूसरा था विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के अंतर्गत हम उन विदेशी लेखकों का उल्लेख कर रहे थे या विदेशी लेखकों की चर्चा कर रहे थे जो विभिन्न मुगल सम्राटों के शासनकाल में भारत आए। यहाँ पर उन्होंने, चाहे वो व्यापारिक उद्देश्य से आए हों या किसी अन्य उद्देश्य से आए हों, यहाँ पर उन्होंने विभिन्न मुगल सम्राटों के समय में जो कुछ देखा, चाहे वो आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उसके बारे में उन्होंने अपने देश लौटकर और जो अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, उन यात्रा वृत्तांतों से हमें समकालीन मुगल इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हम इन विदेशी यात्रियों में 3 प्रमुख विदेशी यात्री है वो पढ़ चुके थे, जिनमें सर विलियम हॉकिंस, थॉमस रो आदि प्रमुख थे। उसके बाद जो हमारा चौथा यात्री था वो था पेल्सर्ट। पेल्सर्ट है वो एक डच यात्री था। यात्री न कहकर हम ऐसा कहेंगे कि मूलतः वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रशासनिक अधिकारी था। पेल्सर्ट है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 ईस्वी में आगरा स्थित जो डच फैक्ट्री थी उसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर भारत भेजा गया। 1620 ईस्वी में जहांगीर के समय वो भारत आया और 1627 ईस्वी तक वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आगरा स्थित फैक्ट्री का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी रहा। इस दौरान वो आगरा और दिल्ली में मुगल जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके संपर्क में आया। मुगल जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में भी उसने अपने ग्रंथ में लिखा। उसने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा है वो द रिमॉन्स्ट्रेटी के नाम से लिखा है, द रिमॉन्स्ट्रेटी। इस ग्रंथ में उसने जहांगीर के शासनकाल से संबंधित प्रशासनिक और आर्थिक घटनाओं का उल्लेख विशेष रूप से किया। यानी जहांगीर के काल की 1620 से 1627 ईस्वी तक भारत की जो प्रमुख रूप से आर्थिक स्थिति थी उस स्थिति के बारे में हमें जानकारी हो रिमॉन्स्ट्रेटी ग्रंथ से प्राप्त होती है। पेल्सर्ट के बाद जो अगला प्रमुख यात्री था वो था मैनरिक। मैनरिक है वो इतावली यात्री था, एक इटालियन यात्री था जो शाहजहाँ के शासनकाल में 1640 ईस्वी में भारत आया था। मैनरिक मुख्य रूप से इतावली यात्री था। शाहजहाँ के शासनकाल में 1640 ईस्वी में वो भारत आया था। उसने अपना जो ग्रंथ है यात्रा वृत्तांत इट नेरेरियो के नाम से उसने वो इतावली भाषा में अपना ग्रंथ लिखा था, इट नेरेरियो। इस ग्रंथ में उसने शाहजहाँ के शासनकाल की वो अत्यधिक प्रशंसा की है। विशेष रूप से उसने शाहजहाँ के शासनकाल को आर्थिक समृद्धि का काल कहा है। साथ ही जो मैनरिक था वो मुगल राज दरबार के वैभव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। यही कारण है कि उसने मुगल राज दरबार और मुगल जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके वैभव से एक प्रकार से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण अपने ग्रंथ इट नेरेरियो में इसका विस्तृत वर्णन किया। साथ ही उसके ग्रंथ इट नेरेरियो से पता चलता है कि जो ताजमहल है उस ताजमहल का वास्तुकार जो डिज़ाइनकार था, जो डिजाइन करता था, वो एक इतावली व्यक्ति था। इस ग्रंथ से पता चलता है कि ताजमहल का जो वास्तुकार है वो इटालियन जेरेनियो वेरेनियो था। मैनरिक के बाद अगला जो प्रमुख यात्री था वो फ्रांसीसी यात्री जो 1640 ईस्वी में ही भारत आया था, टेवर्नियर है वो एक फ्रांसीसी यात्री था जो 1640 ईस्वी में ही शाहजहाँ के समय है वो भारत आया था। पेशे से है वो जौहरी था। टेवर्नियर पेशे से जौहरी था, हीरे जवाहरात का व्यापार करता था। चूँकि जब जो शाहजहाँ था उसका समकालीन मुगल सम्राट
वो हीरे जवाहरात का एक प्रकार से अत्यधिक शौकीन व्यक्ति था। हीरे जवाहरात के विषय में उसे बहुत अधिक जानकारी थी, और इसी हीरे जवाहरात के वो व्यवसाय के सिलसिले में टेवर्नियर है वो शाहजहाँ के संपर्क में आए, और संपर्क में आने के पश्चात उससे शाहजहाँ से, मुगल सम्राट से टेवर्नियर की घनिष्ठ मित्रता स्थापित हो। उसने अपना ग्रंथ जो टेवर्नियर है, उसने अपना ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में ट्रेवल्स इन इंडिया के नाम से लिखा। इस ट्रेवल्स इन इंडिया में शाहजहाँ के शासनकाल की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में हमें विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के जो भारत था उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में हमें इस ग्रंथ से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। टेवर्नियर के बाद जो अगला जो फ्रांसीसी यात्री आया, जो मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में आया था, बहुत प्रसिद्ध है बर्नियर। बर्नियर भी मुख्य रूप से फ्रेंच यात्री था, जो 1658 ईस्वी में भारत आया था। देखिए, उस समय शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। शाहजहाँ के जो 4 पुत्र थे उनके मध्य उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो चुका था। 1658 ईस्वी में यह भारत आया। 1670 ईस्वी तक टेवर्नियर भारत में रहा था। बर्नियर है वो 1670 ईस्वी तक भारत में रहा था। बर्नियर है वो पेशे से चिकित्सक था, और दारा शिकोह जो कि शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था, उसकी पत्नी का चिकित्सक भी रह चुका था। कुछ समय के लिए उसका चिकित्सक रह चुका था, और इसी दौरान वह मुगल सम्राट शाहजहाँ और उसके पुत्र दारा शिकोह के संपर्क में है। वो दारा शिकोह का है वो एक प्रकार से समर्थ, बर्नियर है वो दारा शिकोह का समर्थक था। उसने अपना जो बर्नियर है उसने अपना ग्रंथ लिखा था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। फ्रेंच भाषा में उसका एक ग्रंथ लिखा गया है। फ्रेंच भाषा में बर्नियर ने ग्रंथ लिखा ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। इस ग्रंथ में उसने शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य लड़े गए उत्तराधिकार युद्धों का विस्तृत वर्णन तो किया ही किया है, साथ ही साथ उसने शाहजहाँ के शासनकाल में जो विदेशी व्यापार था उस विदेशी व्यापार के बारे में भी उसने विस्तृत रूप से लिखा है। उसने लिखा है कि शाहजहाँ के शासनकाल में विदेशी व्यापार, जो भारत का जो विदेशी व्यापार है वो अत्यधिक उन्नत था। बर्नियर के बाद मुगल काल में आने वाला जो प्रमुख यात्री था मनुची, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनुची भी शाहजहाँ के शासनकाल में 1653 ईस्वी में भारत आया। 1653 ईस्वी में भारत आया और भारत में स्थायी रूप से बस गया। इसकी मृत्यु भी भारत में हुई 1717 ईस्वी में। मनुची जो कि इतावली था, इसकी मृत्यु 1717 ईस्वी में भारत में हुई। इसने भारत में इतावली भाषा में ही एक ग्रंथ की रचना की थी, सटोरिया डी मोगोर। सटोरिया डी मोगोर नामक ग्रंथ में इसने अपना जो वृत्तांत है वो लिखा है। मनुची है वो दारा शिकोह के संपर्क में आया था। दारा शिकोह का प्रबल समर्थक था, औरंगजेब का कट्टर आलोचक था। वो उत्तराधिकार युद्धों के दौरान शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह की ओर से तोपची के रूप में भी काम कर चुका था। इसी कारण उसने अपने इस ग्रंथ में शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य लड़े गए उत्तराधिकार युद्धों का वर्णन करने के साथ साथ दारा शिकोह की पराजय के जो प्रमुख कारण थे उन प्रमुख कारणों का विस्तृत उल्लेख मनुची ने किया है। साथ ही उसने दारा शिकोह के पराजित हो जाने के पश्चात उसे औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए जाने और उसके साथ अमानुषिक अत्याचार किए जाने का जो वर्णन है वो भी हमें मनुची के ग्रंथ से ही प्राप्त होता है। उसके बाद कुछ एक दो यात्री जो हमारे पीछे रह गए थे, जिनमें टॉमस रो और विलियम हॉकिंस जो हमने पढ़े थे, उनके साथ भी कुछ ब्रिटिश यात्री आए थे। उन्होंने भी अपना वर्णन लिखा। 1615 ईस्वी में जब टॉमस रो भारत आया था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, टॉमस रो के साथ एडवर्ड टेरी नामक एक ब्रिटिश यात्री भी आया था। एडवर्ड टेरी 1615 ईस्वी में टॉमस रो के साथ ही भारत आया था। उसने भी वापस लौटकर अपना एक वो ग्रंथ लिखा था जो कि इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ का नाम है अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, इस ग्रंथ में उसने जहांगीर कालीन आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा है। यानी ज़्यादा विस्तार है वो आर्थिक और प्रशासनिक घटनाओं को दिया गया है।
1608 ईस्वी में जब विलियम हॉकिंस भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में, तब उसके साथ भी एक ब्रिटिश यात्री है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में उसके साथ भी एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था विलियम फिंच। विलियम फिंच 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस के साथ है वो भारत आया था। उसने भी वापस लौटकर अपना जो यात्रा वृत्तांत है वो अंग्रेजी भाषा में लॉर्ड्स जनरल के नाम से लिखा था, यानी इसके ग्रंथ का नाम है लॉर्ड्स जनरल। अभी हाल ही में जो अयोध्या का जो राम मंदिर निर्माण है उसमें भी इस विलियम फिंच के ग्रंथ के आधार पर है वो सुप्रीम कोर्ट में इसको एक रेफरेंस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाबरी मस्जिद और जो राम मंदिर से संबंधित जो एविडेंस प्रस्तुत किए गए थे उसमें इस विलियम फिंच के ग्रंथ लॉर्ड्स जनरल को भी प्रस्तुत किया गया है। आपको ध्यान रखना है, ये अभी करंट टॉपिक का विषय भी। लॉर्ड्स जनरल में एक और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के जो समकालीन जो ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो फारसी भाषा में लिखे गए हों चाहे रोल्फ फिंच का ग्रंथ हो, उन ग्रंथों में कहीं पर भी अनारकली का उल्लेख नहीं मिलता। इस विलियम फिंच के ग्रंथ लॉर्ड्स जनरल में हमें अनारकली का उल्लेख पहली बार मिलता है। ये क्वेश्चन है वो नेट में एक बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें अनारकली का उल्लेख मिलता है, तो यही विलियम फिंच है। इसका ग्रंथ है वो इन दो कारणों से प्रसिद्ध है। एक तो हाल ही जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें एविडेंस के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, इसी ग्रंथ में हमें पहली बार अनारकली का उल्लेख मिलता है जो कि अकबर के पुत्र सलीम यानी जहांगीर की वो एक प्रेयसी थी। तो ये हमारे मुगल कालीन जो इतिहास के स्रोत हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकाल मतलब अगर हम यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ये जो पेपर है द्वितीय वर्ष का मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसमें 1206 से लेकर 1740 ईस्वी तक का इतिहास हमें अध्ययन करना है। मध्यकाल यानी 1206 से लेकर 1740 ईस्वी तक का जो इतिहास लिखा गया वो किन किन स्रोतों के आधार पर लिखा गया, उन्हीं स्रोतों के बारे में हमने वो इस पूरे वीडियो में चर्चा की। चूँकि हम प्रथम वर्ष में अध्ययन करके आए हैं कि इतिहास के स्रोतों को हम मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। जहाँ प्राचीन भारत के परिप्रेक्ष्य में पुरातात्विक स्रोत है वो अत्यधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, वहीं मध्यकाल में साहित्यिक स्रोतों को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसका कारण है क्योंकि प्राचीन काल में जब भाषा और लिपि का विकास नहीं हुआ था तो साहित्यिक स्रोत जो है वो प्रथम शताब्दी से इस प्रथम शताब्दी से पहले के जो साहित्यिक स्रोत हैं वो बेहद अल्प प्राप्त होते हैं। अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, जबकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं है। लिपि का पूर्ण रूप से लिपि भाषा का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। 9वीं शताब्दी के बाद बड़ी संख्या में साहित्य भी लिखा गया। इसी कारण हम जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पुरातात्विक स्रोतों की तुलना में हम साहित्यिक स्रोतों को ही अधिक महत्व देते हैं। हम केवल उन साहित्यिक स्रोतों का ही अध्ययन करते हैं। साहित्य यानी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो फारसी भाषा में लिखे गए हों, चाहे वो डच में लिखे गए हों, चाहे स्पेनिश में लिखे गए हों, चाहे इटालियन भाषा में लिखे गए हों, जो अभी हमने पढ़े, उन सभी ग्रंथों से हमें 1206 हमने इस मध्यकालीन इतिहास को भी 2 भागों में बांटा था। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो हमने सल्तनत कालीन इतिहास के नाम से पढ़ा है, यानी सल्तनत काल के इतिहासकारों के बारे में पढ़ा था। 1527 से लेकर 1740 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसे हम मुगल काल के इतिहास के नाम से पढ़ते हैं। तो अभी हमारा जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक चला था वो मुगल कालीन इतिहास के स्रोत पर चल रहा था। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। चूँकि पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा जो सिलेबस है वो 1206 ईस्वी से प्रारंभ होता है, तो हम मोहम्मद गोरी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की पंजाब में दमियक नामक स्थान पर खोखरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या के बाद
कुतुबुद्दीन जो कि उसका सिपाही सालार था, उसके भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक बना। हमारी जो सिलेबस है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से ही जो पाठ्यक्रम है वो शुरू होता है। तो अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक पर करेंगे। प्रश्न 2, चूँकि हमें विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी क्लासें लग रही है, न कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अनुसार, तो इसमें हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ना होगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुतुबुद्दीन ऐबक पर 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न एक प्रकार से वही है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। प्रश्न एक सीधा सीधा पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यह पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गोरी भारत में है वो तुर्की सल्तनत की जो स्थापना की थी, उसके सुदृढ़ीकरण में कुतुबुद्दीन ऐबक के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। या भारत में तुर्की सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, सिद्ध की। तो कोई भी जब शासक होता है तो उस शासक की उपलब्धियां मुख्य रूप से हम अगर व्यक्तिगत रूप में देखें तो वो व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार एक कुशल योद्धा था। एक उसकी उपलब्धियों का जब मूल्यांकन करते हैं तो एक व्यक्तिगत योद्धा के रूप में। फिर अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो वो एक प्रशासनिक रूप से योग्य था, या उसने किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, क्या वो व्यवस्था दीर्घकाल तक चल पाई, क्या वो एक योग्य कूटनीतिज्ञ था, क्या वो एक योग्य सेनानायक था। यानी हम उसकी ये जो सारी आती है उसकी सैन्य उपलब्धियों में आती है। व्यक्तिगत योद्धा के रूप में, सेनानायक के रूप में, कूटनीतिज्ञ के रूप में हम जो मूल्यांकन करते हैं वो उसकी सैन्य उपलब्धियों में आता है। दूसरी उपलब्धियाँ आती है उसकी प्रशासनिक योग्यता। जब कोई प्रशासक किसी बड़े क्षेत्र को जीत लेता है तो उसे उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित करनी होती है, और यही व्यवस्था अगर दीर्घकाल तक टिक पाती है तो उसे एक योग्य प्रशासक सिद्ध किया जा सकता है। तीसरी जो उपलब्धि होती है कला, साहित्य आदि के संरक्षक के रूप में। जब कोई शासक बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य स्थापित कर लेता है, विजय कर लेता है और उस पर एक योग्य प्रशासनिक, एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को भी लागू करने में सफल रहता है, उसके बाद क्योंकि उसके राज्य में शांति स्थापित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कला, साहित्य और समृद्धि की विकास के मार्ग भी खुल जाते हैं। एक योग्य प्रशासक की जो उपलब्धियाँ होती हैं वो ये 3 प्रमुख उपलब्धियाँ होती हैं कि वो क्या कला, साहित्य और संस्कृति का भी एक प्रकार से उसके शासनकाल में विकास हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में भी 2.5 दिन का झोपड़ा आदि जो वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अनेक ऐसे हैं वो निर्माण कार्य हुए थे, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।